हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2, टॉपिक नंबर 2 है और ये उसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। इस वीडियो में हम इनके जीवन परिचय से लेके इनका जो राजनीतिक विचार है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, सामान्य परिचय। तो जो प्लेटो का बर्थ है वो माना जाता है दो, एक माना जाता है 427 बीसी और दूसरा 428 बीसी। और इनका जो डेथ माना जाता है वो 347 बीसी, और अगर यही 428 बीसी दिया तो 348 बीसी हो जाएगा। अब आपका जब क्वेश्चन देगा तो उसमें जो ऑप्शन रहेंगे उसमें से या तो 427 बीसी रहेगा या तो 428 बीसी रहेगा। और इसका जो जीवन काल था, मतलब ये जो जिंदा रहा जितना टाइम, वो लगभग 80 वर्ष 80 ईयर्स तक ये जीवित था। दोस्तों, इसका जो ओरिजिनल नाम, मतलब जब इसका जन्म हुआ तो उस टाइम जो इसका नाम था, ओरिजिनल नाम, वो था एरिस्टोक्लिस। और इसका जो अर्थ होता है द बेस्ट ग्लोरी, मतलब हिंदी में इसको कहें तो सबसे अच्छा व प्रसिद्ध। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ प्लेटो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एरिस्टोक्लिस। बाद में जो है इसका नाम हो जाता है प्लेटो। और प्लेटो का जो अर्थ, जो मीनिंग है वो आप लोगों को पता ही होगा। इसको जो मीनिंग है वो ब्रॉड शोल्डर्स या वाइड फोरहेड, चौड़े कंधे या विस्तृत ललाट वाला। प्लेटो जो था उसका जो ब्रॉड शोल्डर्स या वाइड फॉरहेड से भी जाना जाता था, ये जो था वो काफ़ी लंबे कद का था और इसकी जो चेस्ट वगैरह जो थी वो चौड़े थी। मतलब ये जिम्नास्टिक करने वाला जैसा माना जाता था, इसको जिम्नास्टिक बॉडी वाला था प्लेटो। प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो एलिट फैमिली में हुआ था। इसका जन्म अभाज्य परिवार में। इसका मतलब होता है कि वैसा परिवार जो सामान्य रूप से धन संपत्ति वाला हो और सरकार के कार्यों में उसकी भागीदारी हो, मतलब राजनीतिक रूप से वो संपन्न हो, मतलब कि सरकार की राजनीतिक कार्यों में उनकी भागीदारी होती है। प्लेटो जो था उसे बचपन से ही पॉलिटिक्स में जाने का शौक था, लेकिन इसके बचपन में जो बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव में हो गई। इनका जो नेगेटिव प्रभाव पड़ा वो अनुभव से पड़ा। वो अनुभव जो था वो इनके बचपन का अनुभव था। जो इनका अनुभव था वो पेलोपोनेशियन वॉर जो है 431 बीसी से 404 बीसी के बीच में चलता है। मेरे दोस्तों, जो ये ईयर है वो बहुत सारे बुक में गलत दिया हुआ है, लेकिन ये जो ईयर हम बता रहे हैं वो ऑथेंटिक है, सही है। और ये जो वॉर चलता है वो अप्रोक्स 28 ईयर तक चलता है। और इसमें जो वॉर होता है वो एथेंस और स्पार्टा के बीच में वॉर होता है, और इसमें एथेंस की जो है वो हार हो जाती है। और जो प्लेटो था वो एथेंस का था, और ये जो स्पार्टा था इसमें मिलिट्री कंट्री के रूप में था। ये इसमें मतलब कि हर कोई को मतलब मिलिट्री की जो शिक्षा है वो लेना आवश्यक है। और एथेंस के अंदर जो एजुकेशन का हाल था वो बहुत ही घटिया था, खराब था। और एथेंस हारी तो प्लेटो के मन में अपने देश के प्रति जो है वो, जब हमें भी लगता है कि मतलब जब हार जाता है तो खराब लगता है, बुरा लगता है, तो वैसा प्लेटो को भी लगा कि मेरा कंट्री जो है वो हार गया, कि मेरा देश हार गया यार, मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगा, ऐसा विचार प्लेटो के मन में आया। और अपने देश के अच्छा करने के लिए जो प्लेटो था वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता था। प्लेटो ने जब उसके मन में जब पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा आई तो उसके लिए उसने शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक गुरु होना चाहिए। तो उसने जो गुरु को चुना था वो, उसका नाम जो था गुरु का, वो सोक्रेट्स था, जिसको सुकरात कहते हैं। सुकरात को उसने क्या बना लिया, गुरु बना लिया, और सुकरात से वो शिक्षा प्राप्त करने लगा। प्लेटो जब शिक्षा प्राप्त कर रहा था उसी टाइम पे जो एथेंस में 2 गवर्नमेंट जो है वो वहां पे आई और वो फेल हो गई। पहला जो गवर्नमेंट था द रूल ऑफ 30 टायरन्स, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में 30 आतताइयों का शासन कहा जाता है। आतताइयों का मतलब होता है कि बाहर से जो लोग आते हैं और शासन करते हैं। दूसरा जो है उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। 30 आतताइयों के बाद लोकतंत्र जो है वो ग्रीस में स्थापित हुआ था।
ये दो गवर्नमेंट जो फेल हुई, इसका प्रभाव जो है वो प्लेटो पे इस प्रकार पड़ा कि जो 30 अतताइयों का शासन था उस टाइम, जो सोक्रेट था उसके ऊपर केस कर दिया और केस किया और उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि जो सोक्रेट्स है वो युवाओं को भ्रष्ट या भड़का रहा है। इसके ऊपर ये केस हो गया। और दूसरा जो गवर्नमेंट था डेमोक्रेसी, उसमें इन्होंने इम्प्योरिटी, अपवित्रता का आरोप लगाया इस पर, सुकरात पे अपवित्रता का मतलब है कि ये जो ग्रीस के देवता हैं उनको गालियां दे रहा है, उनको बदनाम कर रहा है, ये आरोप इस पे लगाए गए सोक्रेट्स पे। और इस अपवित्रता के नाम पर इसी डेमोक्रेसी में सोक्रेट्स को पॉइजन दे दिया गया, जहर दे दिया गया और उसे मार दिया गया जहर देके। ये जो दो घटना उसके जीवन में हुई उसके गुरु के ऊपर, उसके बाद उसका जो माइंड है वो चेंज हुआ और उसने पॉलिटिक्स के विरुद्ध हो गया। वो राजनीति में नहीं आना चाहने लगा और कहने लगा कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे गंदा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में उसके गुरु को बहुत अधिक परेशान किया गया और अंत में उसे मार दिया गया। जो ये दो कंडीशन हुई उससे उसका मन खराब हुआ और वो पॉलिटिक्स से दूर हो गया और उसका मन खराब हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं मैं यहाँ रहा तो लोग मुझे भी मार देंगे। उसने क्या किया, जो अपोजिट कंडीशन बनी एथेंस में, और यहाँ पे ये जो है 11 ईयर के लिए जो है वो एथेंस से बाहर हो जाता है, बाहर चला जाता है। ये बाहर कहाँ जाता है, ये कुछ टाइम के लिए इटली चला जाता है, फिर सिसिली चला जाता है। सिसिली जो है मेनली एक तरह का द्वीप है, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए इजिप्ट चला जाता है। और जब 11 साल के बाद ये वापस मतलब 387 BC में आता है एथेंस में। जब वो वापस आया तो वहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ बदल गई थी, इसका मन जो है उसमें भी कुछ परिवर्तन आया। वहाँ पे एथेंस वापस आने के बाद इसने वहाँ पे एक एकेडमी का एस्टेब्लिशमेंट किया, स्थापना किया, और इसी एकेडमी का जो स्टूडेंट था वो एरिस्टोटल था। और इसने जो एकेडमी को स्थापना किया वो कब किया था, 387 BC में किया था। जब ये एथेंस रिटर्न आया था उसी साल उसने वहाँ पे एकेडमी की स्थापना कर दी। प्लेटो जो था, इसका जो लगाव था वो मैथमेटिक्स, गणित से बहुत ज़्यादा लगाव था। ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का बहुत ही बड़ा विद्वान था। तो इसने जो अपना एकेडमी ओपन किया था उसके बाहर एक बोर्ड में इसने लिखा था, स्टेटमेंट को आप एज इट इज नोट डाउन कीजिएगा। इसमें लिखा था, दोज हु डोंट हैव द नॉलेज ऑफ मैथ्स मस्ट नॉट इंटर इनसाइड, मतलब जिन्हें गणित का ज्ञान ना हो वो अंदर प्रवेश ना करें। मतलब कि इसका जो है गणित के प्रति जो लगाव था वो बहुत अधिक था। यहाँ पे सवाल बन सकता है कि प्लेटो जो है वो सबसे ज़्यादा इज्जत किस सब्जेक्ट की करता था, उसका इमोशन जो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट के ऊपर था, तो वो हो जाएगा मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो लाइन देखें, जिन्हें गणित का ज्ञान ना हो अंदर प्रवेश ना करें, इसको आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार जिस टाइम भारत में ब्रिटिश थे तो आप मर्द मूवी देखे होंगे, उसमें जब बोर्ड लगा हुआ था जो कि ये इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड, के अंदर आना मना है भारतीय और कुत्ते को, उसी प्रकार यहाँ पे जो प्लेटो था वो अपना बोर्ड में लिखा था कि जिसको गणित का ज्ञान नहीं है वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जब इसके एकेडमी में इसके 20 साल पूरे हो गए शिक्षा देते हुए, तो 367 BC में सिसिली के किंग ने इसको बुलाया फिलॉसफी सिखाने के लिए कि तुम आओ हमको फिलॉसफी सिखाओ। जब ये राजा को फिलॉसफी सिखा रहा था तो राजा को जो है वो समझ नहीं आया, समझा नहीं सका राजा को फिलॉसफी। राजा के दिमाग में जो इसकी फिलॉसफी थी वो उसके दिमाग में घुसी ही नहीं। प्लेटो जो है वो राजा को समझा के थक गया कि ऐसे कीजिए, इसका मतलब ये होता है, लेकिन राजा को समझ में नहीं आया। ये राजा को जो थ्योरी समझा नहीं सका तो सोचा कि प्रैक्टिकल कराते हैं। तो जब ये प्रैक्टिकल कराने लगा तो इसके दिमाग में एक बात आई कि जो मैं ये अपने बुक रिपब्लिक में जो राजा के बारे में, राज्य के बारे में लिखा है, वो कहता है कि वो संभव ही नहीं है। वो अगर संभव है तो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग में संभव है, धरती पे संभव ही नहीं है। धरती पे जो राजा है उनके अंदर वो योग्यता नहीं है। सिसिली में जो है वो राजा को समझा नहीं सका, तो इसका जो फिलोसफर किंग वाला आइडियोलॉजी था वो वहाँ पे समाप्त हो गया। और वहाँ पे कुछ समय रहने के बाद, सिसिली में कुछ समय रहने के बाद ये वापस से एथेंस आ जाता है 347 BC या फिर 348 BC के आसपास में ये एथेंस आ जाता है और यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो हम अभी देखें ये प्लेटो के बारे में इसका जनरल इंफॉर्मेशन था, इसके जीवन के बारे में का जीवन परिचय हम लोगों ने देख लिया।
दोस्तों, एक बात है कि जब प्लेटो सुकरात के पास गया था तो उसके पास जो चैलेंजेस क्या थी। आप डेमोक्रेसी लिखिए। डेमोक्रेसी में क्या होता है? इलेक्शन होता है। इलेक्शन होगा तो उसके लिए प्रचार होगा, और प्रचार होगा तो उसके लिए मनी धन चाहिए, और धन के अलावा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। इसके अलावा जो है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि सामने वाला क्या चाह रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। साइकोलॉजी के साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमारी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। सारी चीजें हो गई, लेकिन इसमें से जो सबसे बड़ी चीज है वो है मनी, धन। इसमें जो मनी होगा वो अपर क्लास के पास होगा। गरीब के बस की बात नहीं हो सकती है ये। जो अपर क्लास है उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, पर्सनैलिटी होना चाहिए। इतने सारे जो ज्ञान है वो उनको देगा कौन? उसके लिए चाहिए कौन चीज? टीचर, गुरु। अभी के टाइम पे शिक्षक होते हैं, मतलब उनको ये सारा ज्ञान देने के लिए टीचर्स चाहिए, शिक्षक चाहिए। डेमोक्रेसी में कौन होंगे? पॉलिटिशियन। और ये पॉलिटिशियन कैसे हैं? प्रोफेशनल हैं। राजनीति एक प्रकार का पेशा है, और जो इस पेशे को जो सिखाते हैं उसके लिए भी जो टीचर्स चाहिए थे वो कैसे चाहिए थे? प्रोफेशनल। और यही जो प्रोफेशनल टीचर्स होते थे वो सॉफिस्ट कहलाते थे। सॉफिस्ट लोगों का एक नया ग्रुप डेवलप हुआ। इनका जो था कि सामने वाले को क्या चाहिए वैसा ट्रेंड कर दो और उससे पैसा ले लो। पढ़ाओ, सिखाओ, पैसा कमाओ। उस जमाने में इसे अच्छा नहीं माना जाता था। मतलब कि जो शिक्षा था वो फ्री में दिया जाता था, मतलब गुरु दक्षिणा दिया जाता था, उससे पैसा नहीं लिया जाता था। लेकिन जो सॉफिस्ट थे वो पैसा लेते थे, पैसा लेके सिखाते थे। जिस प्रकार इंडिया में जो है वो पहले पानी जो है वो सब जगह फ्री दिया जाता था। अभी के टाइम पे पैसा लिया जाता है पानी का, बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है एक प्रकार से। लेकिन पहले कोई अगर पानी बेचता था तो उसे महापापी माना जाता था कि वो पानी बेचना महापाप है इंडिया में। तो उसी प्रकार से वहाँ पे जो है वो सॉफिस्ट को माना जाता था। और ये सॉफिस्ट का जो सबसे बड़ा सॉक्रेट्स जो है इनके खिलाफ था, सॉफिस्ट के खिलाफ था। सुकरात जो है वो सॉफिस्ट के खिलाफ था। अब जब सुकरात जो है वो सॉफिस्ट के खिलाफ है तो जाहिर सी बात है जो प्लेटो उसका शिष्य है वो भी उसके खिलाफ होगा। जो सॉफिस्ट होते थे वो ट्रूथ के लिए कहते थे, सत्य के लिए कहते थे कि सत्य जो है वो रिलेटिव होता था, यानी सापेक्ष होता था। जो सॉक्रेट और प्लेटो थे वो कहते थे जो सत्य है वो एब्सोल्यूट होता है, इसका मतलब होता है निरपेक्ष, और रिलेटिव का होता है सापेक्षिक। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? सॉफिस्ट जो है वो कहते थे कि जो सत्य है वो सबके लिए एक नहीं होता है, यूनिवर्सल नहीं होता है, वो सबके लिए अलग होता है, वो रिलेटिव होता है। लेकिन वहीं पे जो सुकरात और प्लेटो कहते थे कि वो निरपेक्ष होता है। इसमें आप लोगों को एक हाईलाइट करके लिखना चाहिए। सॉक्रेट्स जो कहता है कि डॉक्टर्स ऑफ टू नॉलेज, मतलब दो ज्ञान का सिद्धांत। इसमें टू नॉलेज जो है वो रिलेटिव है और एब्सोल्यूट है। और ये जो रिलेटिव को कहता है कि ये है भ्रम है, और जो एब्सोल्यूट है वही वास्तविक है। बिकॉज सबके पीछे जो है एक ही विचार, एक ही पॉजिटिविटी काम करती है। यहाँ पे हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ टू नॉलेज। किसने कहा? तो ये हो जाएगा सॉक्रेट्स हमारा आंसर। इसमें आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट वाली बात भी समझ में आ गई होगी। हम बात करेंगे प्लेटो के एक्सपीरियंस के बारे में। प्लेटो जो है वो अपने जीवन में वॉर देखा, फिर अपने गुरु के टाइम के बाद उसने दो गवर्नमेंट देखा, 30 आतताइयों का शासन देखा, फिर डेमोक्रेसी के लोगों ने किस तरह से उसके गुरु को जहर दे के मार दिया वैसा देखा। फिर उसने 11 साल अपने कंट्री से बाहर रहा। उसके बाद फिर उसने सॉफिस्ट जो अन्याय कर रहे थे उसको देखा। इसी के ऊपर जो प्लेटो जो है वो अपना उसका थ्योरी देता है, विचार देता है। और जो वो अपना थ्योरी विचार देता है वो बुक्स में देता है। जो हम लोग देखेंगे वो उसका जो बुक्स है वो अप्रोक्स माना जाता है 36 to 38। कुछ जगह कुछ विचारकों द्वारा उसको 36 माना जाता है, कुछ द्वारा 38 माना जाता है। और इसके जो बुक है वो सर्टिफाइड है, मतलब जिसको प्रमाणिक मतलब प्रमाण प्राप्त है वो 28 है, जिसे पब्लिश किया गया है ऑक्सफोर्ड के द्वारा। और ये ग्रीक एडिशन है, मतलब यूनानी संस्करण है। और ये जो बुक है 28 ये 2662 पेजेस का है, और ये बर्नेट के द्वारा लिखा गया है। बात करेंगे वो इम्पोर्टेंस बुक की बात करेंगे प्लेटो के द्वारा लिखी गई है उसके बारे में। जो पहली बुक है वो एपोलॉजी, दूसरी क्रिटो, यूथेफ्रो, फिर गॉर्जियस, फिर प्रोटोगोरस आता है, सिम्पोजियम, फेडो PHEDO,
प्लेटो के बाद में रिपब्लिक, रिपब्लिक के बाद में सॉफिस्ट, इसके बाद आती है स्टेट्समैन, इसके बाद आती है लॉस। इसके बाद हम देखेंगे प्लेटोस मेथड, प्लेटो की जो विधियां हैं, किन किन मेथड पे इसने जो कार्य किया है उसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग दीजिए प्लेटोस मेथड। पहला जो विधि है वो है डायलेक्टिकल, इसको हिंदी में द्वंद्वात्मक कहते हैं। इसमें जो होता है वो लॉजिक, तर्क, कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं संवाद। बेसिक जो बात है वो, इसका द्वंद्वात्मक का मतलब होता है डिबेट करना, मतलब दो विचारों के बीच में जो टकराव होता है और उसमें से जो गलत होता है वो गिर जाता है, उसी को कहते हैं डायलेक्टिकल, द्वंद्वात्मक। सेकंड जो है एनालिटिकल, इसको हिंदी में कहेंगे विश्लेषणात्मक। इसमें किसी भी चीज को डिटेल्स में एक्सप्लेन करना, उसी को कहते हैं विश्लेषणात्मक। तीसरा जो है वो टेलियोलॉजिकल, उद्देश्यात्मक। इसमें मतलब है कि कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। इसमें जो बात होती है कि किसी भी कार्य का जो है वो कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इसमें कहते हैं नथिंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट, उद्देश्य के बिना कुछ नहीं। हर चीज का एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य के बिना कुछ भी नहीं है। इसके बाद में आता है डिडक्टिव, इसे हिंदी में निगमात्मक कहा जाता है। निगमात्मक को फिलोसॉफिकल मेथड भी कहते हैं। इसमें जो है सामान्य से विशेष की यात्रा, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, उसी को कहते हैं डिडक्टिव मेथड, निगमात्मक मेथड। इसमें पहले निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं, फिर उसके स्पेसिफिक रीजन पता किए जाते हैं। जैसे कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मैंने दिल्ली जाने का निर्णय लिया, तो मैं पहले उसके बाद विचार करूंगा कि ऐसे ऐसे मुझे दिल्ली जाना है। जो जस्ट अपोजिट होता है इंडक्टिव होता है, अगमनात्मक। स्पेसिफिक टू जनरल हो जाता है, मतलब विशेष से सामान्य। इसमें जो डिडक्टिव मेथड है वो प्लेटो देता है, और इंडक्टिव मेथड जो है वो प्लेटो का शिष्य जो है वो अरस्तु देता है। ये चार हो गए, और पांचवा में हो जाएगा एनालॉजिकल, सादृश्यात्मक। दो अलग वस्तुओं को जोड़ना तथा समानता के आधार पर तर्क करना। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक मोबाइल का चार्जर है और एक लैपटॉप का चार्जर है, तो जो चार्जर का काम है, दोनों चार्जर का, वो क्या काम है? चार्ज करना, बैटरी को चार्ज करना। तो जो बैटरी का चार्ज करने का कार्य है वो दोनों का इक्वल है, तो वही दोनों का जो इक्वल समानता के आधार पर उस पर जो तर्क दिया जाता है उसी को एनालॉजिकल कहते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो है वो हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक पद्धति। इसमें जो है वो स्टेट का ओरिजिन, डेवलपमेंट और फॉल डाउन, इसमें राज्य का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, और उसका राज्य जो है इसे खत्म हो जाता है, ये बातें। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्लेटो का बुक है स्टेटमेंट एंड लॉस, इसमें जो है उसमें जो प्रयोग किया है वो इसी हिस्टोरिकल पद्धति का प्रयोग किया है। यहाँ तक हम लोगों ने प्लेटो के जीवन के बारे में देख लिया, उसमें स्टेट के बारे में देख, उसके जन्म के बारे में देखा, उसके बचपन के बारे में देखा, उसके गुरु के बारे में देखा, हम लोगों ने डेमोक्रेसी और 30 आतताइयों का शासन को भी देखा। वो 11 साल बाहर रहा, इटली, सिसिली, मिस्र गया, उसको देखा हम लोगों ने। फिर उसने एक एकेडमी को स्थापित किया, उसको देखा, उसकी इम्पोर्टेंस बुक को देखा, उसकी प्लेटो की जो मेथड्स हैं उसको देखा। यहाँ तक जो है वो बिगिनिंग था इसका। अब हम आगे बात करेंगे जो मेन टॉपिक है उसके बारे में, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे हम जो देखेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक में कौन कौन से विषय दिए गए हैं। जो हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गुड, शुभ का सिद्धांत, जस्टिस, न्याय, एजुकेशन, शिक्षा, कम्युनिज्म, साम्यवाद, आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग। और छठा देखेंगे फॉल ऑफ द स्टेट, राज्य का पतन। पहला बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गुड, शुभ का सिद्धांत के बारे में। इसे प्रिंसिपल ऑफ वर्चू भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे सिर्फ एक ही कहते हैं, शुभ का सिद्धांत। प्लेटो से जब पूछा गया कि शुभ क्या है, तो वो कहता है कि नॉलेज इज वर्चू, ज्ञान शुभ है, कि वो ज्ञान को शुभ मानता है। कहता है कि ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान जो प्योर, एब्सोल्यूट होना चाहिए, और ज्ञान पाने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान पाने का प्रयास करना चाहिए, शुभ और निरपेक्ष ज्ञान पाने का प्रयास करना चाहिए। सेल्फ एफर्ट इज नॉट इनफ, मतलब खुद का प्रयास पर्याप्त नहीं है। एक आपको सोशल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, एक सामाजिक
वातावरण चाहिए होगा। उनसे पूछा गया कि कैसा सामाजिक वातावरण चाहिए, तो कहते हैं कि विदाउट जस्टिस, न्याय के बिना सोशल एनवायरनमेंट नॉट पॉसिबल। फर्स्ट जो हमारा होता है गुड एंड वर्चू, वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। आपको अगर पूछ ले कि प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत के बारे में किस बुक में कहा है, तब आंसर होगा रिपब्लिक बुक में। रिपब्लिक का जो सब टाइटल है वो कंसर्निंग जस्टिस, हिंदी में इसको लिखे तो न्याय से संबंधित। यह जो सवाल है वो बहुत बार पूछा गया है कि रिपब्लिक बुक का कोर पॉइंट क्या है। इसका जो न्याय से संबंधित ये कोर पॉइंट हो गया। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट जो है वो ध्यान में रखना चाहिए, बार्कर का है। वो कहते हैं जस्टिस इज द बेस ऑफ थॉट ऑफ द प्लेटो, मतलब प्लेटो का विचारों का आधार न्याय है। प्लेटो ने रिपब्लिक बुक में एक काम और करी कि ये जो लिखता था वो डायलेक्टिकल लिखता था, द्वंद्वात्मक लिखता था। इसमें जो होता है वो संवाद होना चाहिए, डिबेट होता था, और जो इसमें होता था वो दो व्यक्तियों के बीच होता था। इसमें जो अपने विचार हैं वो खुद के गुरु के नाम से कहलवाएं, सोक्रेटिस के नाम से। कहता क्या था कि जब ड्रामा होता था सुकरात से कहलवाया का मतलब है कि ये एक ड्रामा करवाता था, ड्रामा लिखा था, तो उसमें से एक पात्र बना दिया था सुकरात के नाम से, अपने गुरु के नाम से। न्याय संबंधी जो विचार हैं इसके वो सुकरात के मुंह से कहलवाए हैं। मतलब वो जो ड्रामा इसने लिखा था उसमें जो एक पात्र था सुकरात, भले बोले हैं प्लेटो ने, उसमें जो लिखा है वो प्लेटो ने लिखा है, लेकिन जो उसमें न्याय का जो पात्र देते हैं, वो ड्रामा में जो पात्र देते हैं, वो सारा जो न्याय का विचार बोलता है वो सुकरात बोलता है। इसमें क्या करता था कि सुकरात जो है अन्य व्यक्तियों के विचार को सुनता था, फिर तर्क देकर उनके विचारों को काटता था कि ये जो है वो ऐसा होना चाहिए। इसी को तो डायलेशन मेथड कहते हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति। प्लेटो का जो जस्टिस है और रिपब्लिक बुक में, तो इसमें जो रिपब्लिक में जो वो रोल देता है न्याय करने का वो सुकरात को देता है, लेकिन जो लिखता है और बोलता है वो प्लेटो बोलता है, लेकिन उसमें जो पात्र होता है, रोल जो देता है वो सुकरात को देता है। और इसमें जो होता है वो सुकरात वर्सेस सोफिस्ट जो एजुकेशन देने का काम करते थे डेमोक्रेसी में, पैसा लेके वो उनके वर्सेस यहाँ पे वो न्याय करता है, न्याय में रोल देता है सुकरात वर्सेस सोफिस्ट में। इसमें जो प्लेटो है वो सुकरात के मुंह से तीन बातों को खंडित करता है। उसमें से पहला हो गया ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, परंपरागत न्याय। दूसरा रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस, उग्रवादी सिद्धांत। और तीसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक सिद्धांतवादी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को हम लोग सामाजिक संविदावादी सिद्धांत लिखते हैं। इन बातों को जो है वो प्लेटो ही काटता है, लेकिन सुकरात के मुंह से। पहला जो ट्रेडिशनल थ्योरी है इसको देने वाला जो है वो सिफोलिस है। दूसरा जो उग्रवादी सिद्धांत है रेडिकल, ये थ्रेसिमेकस का सिद्धांत है। और तीसरा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये ग्लॉकेन कहता है। तो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला जो आप हेडिंग दीजिए, पहला हम बात करेंगे ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय सिफोलिस, अमेंडेड बाय पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस ने क्या किया है, इसके विचार में संशोधन किया है। यहाँ पे बात है हु वाज पॉलीमार्कस। तो पॉलीमार्कस जो है वो सिफोलिस का बेटा था। जस्टिस में सिफोलिस कहता है कि टू स्पीक द ट्रूथ एंड रीपे द डेब्ट, मतलब सत्य बोलना, उधार चुकाना ही न्याय है। जब सिफोलिस के विचारों को गलत साबित किया गया तो उसके बाद उसका जो बेटा है पॉलीमार्कस, वो कहता है कि जस्टिस इज टू गिव एवरीवन वंस ड्यू, मतलब कि जस्टिस इज टू गिव एवरीवन वंस ड्यू, जिसका उधार हो चुका दो। यहाँ पे कहने का मतलब पैसे से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ है जैसे को तैसा, मतलब जिससे जो चीज लिए उसको वो चीज वापस कर दो। जैसे कि हमें आसमान से बारिश मिलता है तो हमें कहता है कि हमें आसमान को वापस बारिश वापस देना चाहिए। सूर्य से हम लोग धूप लेते हैं तो सूर्य को हमें वापस उसके बदले में धूप देना चाहिए। पेड़ से हम लोग फल लेते हैं तो हम लोग पेड़ को फल देना चाहिए। तो जो जैसा करे उसको वैसा करना चाहिए। प्लेटो ने इसकी भी विचार को कटाक्ष किया, जो जैसे को तैसा ये संभव नहीं है। यहाँ पे ट्रेडिशनल थ्योरी पूरा हुआ। यहाँ पे सिफोलिस ने इसका सिद्धांत दिया था, इसको सुधार करने वाला उसका बेटा था और प्लेटो ने इसका खंडन किया था। इस जस्टिस थ्योरी को काट दिया गया। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस, मतलब उग्रवादी सिद्धांत के बारे में।
का सिद्धांत जो है वो थ्रैसिमेकस के द्वारा दिया गया है। इसमें कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब शक्तिशाली का हित ही न्याय है। थ्रैसिमेकस कहता है कि अगर कोई कानून है, अगर उससे आपका स्वार्थ जो है वो उसको हानि पहुंच रहा है, मतलब आपका लाभ नहीं हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, वो कानून को मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा स्वार्थ जो है वो सर्वोपरि है, सबसे पहले है। अपने स्वार्थ की पूर्ति करने की बात यहाँ पे ये कहता है। एक बात और कहता है कि जो अन्यायी व्यक्ति है अगर वो सुखी है तो वो न्याय है, और अगर न्यायी व्यक्ति दुखी है तो वो अन्यायी है। इस विचार को एक और थिंकर जो है वो मानते हैं। हमने एक बुक का नाम लिखा था पहले, गॉर्जियस, जो प्लेटो ने लिखा है। एक थिंकर आता है इस बुक में, कैलिक्लिस, सॉफिस्ट था। कैलिक्लिस कहता है कि जस्टिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर, मतलब जो न्याय है वो प्रकृति के विरुद्ध है। ये बात जो है प्लेटो ने अपने बुक गॉर्जियस में लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन थिंकर है जो प्रकृति को न्याय को प्रकृति का विरुद्ध मानता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैलिक्लिस। और ये किस बुक में मेंशन है, तो वो आ जाएगा गॉर्जियस। उग्रवादी सिद्धांत में जो है वो शक्तिशाली का हित ही न्याय है। इसमें एक लाइन आप और लिख सकते हैं कि माइट इज राइट। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली का हित ही न्याय कह लो। सारे विचार जो हैं थ्रैसिमेकस ने रेडिकल में दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे, जिसमें है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय ग्लॉकेन। ग्लॉकेन से पूछा गया कि न्याय क्या है, तो कहता है कि जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ द फेयर, मतलब कहता है कि जो न्याय है वो भय का शिशु है, संतान है। इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू कि दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो जाता है, तो उसमें से जो शक्तिशाली होगा, जो धनवान होगा, जो अमीर होगा, वो न्याय की बात नहीं करेगा। जो गरीब होगा, जो डरा हुआ होगा, जो कमजोर होगा, वो न्याय की बात करेगा। तो ये कहता है, ग्लॉकेन कहता है कि जो न्याय है वो कमजोर लोग मांगता है, जो पावरफुल है वो न्याय की बात नहीं करेगा। प्लेटो ने जब ये तीन कहानियां सुन ली, तीन कहानियां मतलब ट्रेडिशनल, रेडिकल और सोशल, तो उसके बाद उसने अपनी न्याय का थ्योरी दिया। सेफोलिस, थ्रैसिमेकस और ग्लॉकेन, ये तीनों ने कहा प्लेटो से कि हमने तो अपना न्याय का सिद्धांत बताया, अब तुम अपना न्याय का सिद्धांत बताओ। तो प्लेटो जो है वो कहता है, वो सुकरात के मुंह से कहता है, मतलब प्लेटो बोल रहा है प्लेटो, लेकिन सुकरात के रोल में, सुकरात को रोल जो दिया उसमें बोलता है प्लेटो। प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। प्लेटो के सिद्धांत को लेके एक कोटेशन है, उसको सबसे पहले लिखिए। E.M. फोस्टर का है, जिसे हम नैतिकता कहते हैं, प्लेटो उसे जस्टिस कहता है, न्याय कहता है। मतलब कि हम एथिक्स कहते हैं जिसको, प्लेटो उसको जस्टिस कहता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जिसे हम एथिक्स कहते हैं प्लेटो उसे जस्टिस कहता है, ये किसने कहा, तो आपका जो आंसर होगा E.M. फोस्टर। बेसिकली बात करें, जो प्लेटो है वो जस्टिस को समाज से जोड़ने की बात की। इसमें नॉलेज इज वर्चू, नॉलेज लेना है आपको, तो आप एफर्ट कीजिए। तो इसमें कहता है कि सेल्फ एफर्ट से कुछ नहीं होगा, आप सोशल इन्वायरमेंट बनाइए। सोशल इन्वायरमेंट कैसे बनाए, उसके लिए जस्टिस को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। प्लेटो का एक स्टेटमेंट है, द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। कहने का मतलब राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, या राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। तभी तो राज्य को ठीक करो या व्यक्ति को ठीक करो, एक एटमॉस्फेयर बनाइए कि राज्य को ठीक करो तो व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाएगा, या व्यक्ति को ठीक करो तो राज्य अपने आप ठीक हो जाएगा। प्लेटो ने एक और बात कही कि व्यक्ति के गुणों, चेतना से ही राज्य का निर्माण होता है, कॉन्शियस। एक और बात कहता है कि जस्टिस जो है वो कितने तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला जो माना है इंडिविजुअल जस्टिस और दूसरा सोशल जस्टिस। अब आगे हम बात करेंगे, प्लेटो ने ह्यूमन सोल को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला रीजन या विजडम, जिसे विवेक या बुद्धि कहते हैं। दूसरा स्पिरिट, साहस,
और तीसरा एपिटाइट, जिसे क्षुधा कहते हैं। तो कहता है कि जो बुद्धि और साहस वाले लोग होंगे ये गार्जियन क्लास बनेंगे। गार्जियन क्लास बोले तो संरक्षक वर्ग, और एपिटाइट जो होगा वो प्रोड्यूसर वर्ग होगा, उत्पादक वर्ग। दोस्तों एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करने वाली बात है कि गार्जियन क्लास में जिसमें विवेक या बुद्धि ज्यादा होगी वो रूलर या शासक बनेगा, जिसमें स्पिरिट एक्सक्लूसिव की भावना होगी वो लोग क्या बनेंगे, सोल्जर बनेंगे। मतलब ये लोग क्या बन जाएंगे, सैनिक बन जाएंगे, जिसमें साहस ज्यादा होगा। विजडम और स्पिरिट से जो दो लोगों के मिलके जो ग्रुप बनेगा उसे संरक्षक वर्ग कहेंगे। प्लेटो कहता है कि अगर आप अपना आत्मा के अनुरूप कार्य करेंगे तो आप इंडिविजुअल जस्टिस को एस्टैब्लिश कर देंगे। अगर हर व्यक्ति इंडिविजुअल जस्टिस को एस्टैब्लिश कर देगा तो सोशल जस्टिस तो अपने आप एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो पॉइंट क्या निकल के आया है देखते हैं कि अपने आत्मा के गुणों के अनुरूप कार्य करना क्या होगा, इंडिविजुअल जस्टिस। अगर इंडिविजुअल जस्टिस का एस्टैब्लिशमेंट हो गया तो सोसाइटी में क्या होगा, सोशल जस्टिस का एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। दोस्तों मानव अगर अपने आत्मा के गुणों के अनुरूप कार्य करने लगेगा तो जो सोशल जस्टिस है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। सोशल जस्टिस में जो तीन बात निकल कर आएगी कि इसमें पहला जो है वो हो जाएगा किंग, इसमें राजा रहेगा। दूसरा सोल्जर, इसमें सैनिक रहेंगे। और तीसरा प्रोड्यूसर, इसमें उत्पादक वर्ग रहेगा। राजा जो है वो क्या होगा, वाइज होगा, ब्रेव होगा, बुद्धिमान होगा। सोल्जर जो है उसके अंदर क्या होगा, ब्रेव होगा, साहस होगा। और जो प्रोड्यूसर है उसके अंदर टेम्पर होगा, टेम्परेस मतलब संतुष्टि होगा। प्लेटो कहता है कि अगर ये तीन चीज एस्टैब्लिश हो गई तो वो आइडियल स्टेट हो जाएगा, आदर्श राज्य हो जाएगा। कहता है कि अगर इसमें से तीनों में से कोई एक भी अगर मिसिंग है तो वो आदर्श राज्य नहीं कहलाएगा। जैसे प्रोड्यूसर के अंदर अगर संतुष्टि नहीं है तो वो आदर्श राज्य नहीं कहलाएगा। अगर सोल्जर है और सैनिक है अगर उसके अंदर साहस नहीं है तो वो भी जो है आदर्श राज्य नहीं कहलाएगा। और अगर राजा है और उसके अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है तो वो भी आइडियल स्टेट का एग्जाम्पल नहीं होगा, आइडियल स्टेट नहीं होगा, आदर्श राज्य नहीं होगा। तीनों गुणों का होना आवश्यक है। और ये तीनों गुण कहाँ से आएंगे, सामाजिक न्याय से, सोशल जस्टिस से आएंगे। और ये सोशल जस्टिस क्या है, ये है कि अपने आत्मा के गुणों के अनुरूप कार्य करना। तो उससे पूछा गया कि आप जो जस्टिस दिए हैं, जस्टिस में आत्मा का जो गुण है उसका विकास कैसे होगा, हाउ, मतलब हम उसमें गुण क्या है वो जान लिए, कैसे कार्य करेगा वो जान लिए, लेकिन उसका विकास कैसे होगा। तो प्लेटो कहता है कि जो इसका विकास होगा वो विकसित करेगा एजुकेशन से, शिक्षा से। हम लोग जस्टिस देख चुके, अब हम देखेंगे एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन बाय प्लेटो। इसमें जो है ऑब्जेक्ट ऑफ जस्ट ये एजुकेशन क्या है, मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, जस्टिस, मतलब जस्टिस को एस्टेब्लिश करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। एजुकेशन के बारे में हम यहाँ देखते हैं दो भाग में, एक एथेंस और एक दूसरा स्पार्टा। एथेंस में देखेंगे कि यहाँ पे जो एजुकेशन था वो प्राइवेट सेक्टर में था। दूसरा इसमें जो स्टेट का मैनेजमेंट जो है नहीं था, प्राइवेट हाथों में था। फैमिली यानी परिवार के स्तर पर शिक्षा का मैनेजमेंट होता था, मतलब परिवार तय करता था कि अपने बच्चे को क्या सिखाना है, मुझे अपने बच्चे को क्या सिखाना है, क्या बनाना है। चौथी बात, जो सॉफिस्ट थे वो इंडिविजुअली काम करते थे, इन पर जो है कोई कंट्रोल नहीं था, इनको जो जैसा मना रहा है वैसा काम करते थे। एथेंस में जो एजुकेशन दिया जाता था वो तीन भागों में विभाजित था, पहला प्राइमरी, फिर दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी। प्राइमरी को प्राथमिक कहा जाता था, सेकेंडरी को माध्यमिक और टर्सरी को तृतीयक। जो प्राथमिक शिक्षा थी वो 6 से 14 साल तक दिया जाता था और इसमें जो है वो लिटरेचर, जिम्नास्टिक और म्यूजिक सिखाया जाता था। और जो माध्यम था सेकेंडरी एजुकेशन में था 14 से 18 साल, ये था पॉलिटिकल ट्रेनिंग दिया जाता था इसमें। और ये जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। इसमें जो है वो उच्च वर्ग के या तो फिर धनी वर्ग के लोग ही इसको सीख पाते थे। और तीसरा जो था टर्सरी में, ये 18 से 20 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग हुआ करता था इसमें, और ये जो है वो सभी के लिए कंपलसरी हुआ करता था। इसमें सबको जो है मिलिट्री ट्रेनिंग लेना पड़ता था। एथेंस में जो है एजुकेशन में जो पॉलिटिकल एजुकेशन दिया जाता था उससे
शासन करने के लिए उसको एजुकेशन को लेते थे। इसमें जो है व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो ज़्यादा होता था और राज्य हित, स्टेट हित जो है नीचे होता था, और सोशल अप्रोच जो था वो डेवलप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो बीच का अध्ययन था 14 से 18 साल वाला पॉलिटिकल एजुकेशन जो होता था उसको महंगा कर दिया गया था, जिसकी वजह से देश जो है वो पिछड़ रहा था। वहीं पे हम दूसरे पॉइंट में देखें, स्पार्टा में शिक्षा कैसे चल रही थी उसको आप देख लेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। यहाँ पे जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता था, राज्य द्वारा प्रायोजित शिक्षा होती थी। नो स्पेस फॉर फैमिली, परिवार के लिए कोई जगह नहीं था। 7 साल की एज में जो राज्य हो वो परिवार से बच्चे को अलग कर देता था। मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो था वो 20 साल था। वहाँ पे मिलिट्री एजुकेशन जो है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए कंपलसरी थी। स्पार्टा में जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। वहाँ का जो मुद्रा होता था वो लोहे का होता था, जिससे वहाँ के लोगों के बीच में ये फीलिंग नहीं आता था कि वो कोई लोग गरीब है या कोई अमीर है, सारे लोग इक्वल होते थे। तो प्लेटो ने क्या किया, उसने कुछ पार्ट एथेंस से लिया और कुछ पार्ट स्पार्टा से लिया और दोनों को मिक्स करके और उसमें कुछ अपना जो है वो ऐड करके एजुकेशन सिस्टम को लाया, अपना एजुकेशन थ्योरी को दिया। इस बात को पुष्टि करने के लिए एक थिंकर आते हैं हमारे, जिसका नाम है बार्कर कहते हैं कि जो प्लेटो है वो एथेंस से इंडिविजुअल एजुकेशन पॉलिसी को ले लिया और स्पार्टा से सोशल एस्पेक्ट ले लिया। मतलब कि जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट था वो एथेंस का था और सोशल एस्पेक्ट था वो स्पार्टा का था प्लेटो का एजुकेशन में। अब हम प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, इसको समझेंगे कि प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या था। प्लेटो जो है वो कहता है कि जो एजुकेशन है वो फॉर ऑल, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होगा एजुकेशन उसका। प्लेटो ने जो है वो एजुकेशन का क्लासिफिकेशन 2 भागों में किया है, पहला प्राइमरी लेवल और दूसरा हायर लेवल। प्राइमरी लेवल में जो एजुकेशन है वो 6 से 20 साल तक दिया जाता था और हायर लेवल में जो एजुकेशन है वो 20 से 30 वर्ष तक दिया जाता था। ये जो 20 साल और 30 साल का एजुकेशन होता था, इसके अलावा जो है इसमें 5 साल की और एजुकेशन ऐड किया था। इसके 2 पार्ट थे, एक 20 से 30 साल और दूसरा जो था 30 से 35 साल। और हायर लेवल का जिसको हम प्रैक्टिकल एजुकेशन कहते हैं 35 to 50, जिसे 15 साल का होता था। 15 साल की प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी होती थी। फर्स्ट जो दीजिएगा वो प्राइमरी लेवल लिखिएगा। इसमें जो है बात होता है एज, पहला इसमें पॉइंट आता है कि एज जो है 6 to 20 ईयर्स होता है। और इसमें ऑब्जेक्ट की बात करें तो सोशल थॉट डेवलपमेंट, सामाजिक विचार विकसित करना। इसका जो ऑब्जेक्ट होता था वो सामाजिक विचारों का विकसित करना होता था। वहाँ पे सब्जेक्ट्स जो होता था वो 2 होते थे, ओनली जिम्नास्ट एंड म्यूजिक। म्यूजिक के अंदर जो है पोएट्री, सिंगिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक, ये सारे आते थे। आप कहेंगे कि म्यूजिक का इतना सारा मीनिंग कैसे होता है, तो ग्रीक लैंग्वेज का जो म्यूजिक होता है उसका मीनिंग में पोएट्री, सिंगिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक सारा आता है। तो आप कहेंगे ये कैसे पता, तो ये जो एक फॉस्टर है वो कहते हैं कि जो ग्रीक लैंग्वेज में म्यूजिक होता है उसका ब्रॉड मीनिंग होता है, इसमें पोएट्री, सिंगिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक आता है। इसमें जो बात होता है 2 एजुकेशन जो जिम्नास्ट और म्यूजिक है, इसमें कहता है कि जो जिम्नास्ट होता है इससे जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा म्यूजिक से जो है वो उसके विवेक को बढ़ाया जाएगा। प्लेटो ने एक स्टेटमेंट कही थी, इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर हमने सभी व्यक्तियों को म्यूजिक सिखाया, म्यूजिक से जो है व्यक्ति का मन शांत होता है। म्यूजिक सिखा के उस समय आपके जो नया पॉलिटिकल सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम को आप उसके मन में डाल दिया जाए तो आपको किसी कानून व राजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कोई देशभक्ति गाना बज रहा है, जैसे ए मेरे वतन के लोगों या फिर वंदे मातरम, ये सारे अगर सॉन्ग बजते हैं तो अंदर से एक वाइब्रेशन आ जाता है कि म्यूजिक का यूज करके अगर हम लोगों के मन का चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा। प्लेटो ने कहा है कि
कि लोगों की प्लेटो ने जो है वो म्यूजिक को एक वे माना है कि मन को चेंज कर दिया जाए, म्यूजिक में ही पॉलिटिकल सिस्टम समझा दिया जाए तो हमें लॉ की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, सब लोग ऑटोमेटिकली उस चीज को फॉलो करेंगे। जैसे कि हमारे मन में है कि अगर हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो हमारा जो फुटवेयर है, चप्पल जूता, वो हम लोग बाहर में ही खोल लेते हैं, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये हमारे मन में जो है वो शुरू से ही डाला गया है। उसी प्रकार अगर हम पॉलिटिकल नॉलेज जो है म्यूजिक के थ्रू शुरू से ही दे देंगे तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी कानून की। यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लेटो का प्राइमरी एजुकेशन जो है वो क्या था। इसमें जिम्नास्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं शारीरिक शिक्षा, और म्यूजिक को तो आप सभी जानते हैं संगीत। अब हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में, उच्च शिक्षा। इसमें हम जो बात करेंगे वो पहला आएगा इसमें एज, इसमें 20 से 30 ईयर आएगा जिसको हम लोग लेवल 1 कहेंगे, और 30 से 35 ईयर इसको लेवल 2 कहेंगे। और इसमें एक और पार्ट जो आएगा वो प्रैक्टिकल एजुकेशन का आएगा, वो जो 15 ईयर्स का रहेगा। इसका ऑब्जेक्ट जो होता है टू क्रिएट गार्डन्स, यानी संरक्षक वर्ग का निर्माण करना। हम यहाँ लेते हैं पहले L1 20 से 30 ईयर। यहाँ पे हम जो है साइंस एंड रीजनिंग पढ़ाएंगे, विज्ञान और तर्कशास्त्र। ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ा के यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे जो एग्जाम होंगे उसके 2 ही रिजल्ट होंगे, या तो आप पास होंगे या तो फेल होंगे। पास होंगे तो आप लेवल 2 के लिए जाएंगे, और अगर आप फेल होंगे तो आप सह संरक्षक बना दिए जाएंगे, मतलब एक्सुलरी गार्डन्स। जो लेवल 2 में चले गए हैं 30 से 35 वर्ष वाला, उसमें जो है डायलेक्टिकल एजुकेशन दिया जाएगा, द्वंद्वात्मक शिक्षा। डायलेक्टिकल एजुकेशन देते हुए जो चीज़ सिखाया जाएगा वो होगा फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र सिखाया जाएगा। फिलॉसफी आपको सिखा दी गई, उसके बाद क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम में होगा उसमें 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो आप पास होंगे या तो फेल होंगे। तो जो पास होंगे उनको प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाएगा, और जो फेल होंगे उनको गार्डियन बना दिया जाएगा, मतलब संरक्षक बना दिया जाएगा। जो पास हुए हैं उनके लिए आता है 15 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। प्लेटो कहते हैं कि तुमने बहुत कुछ सीख लिया लेकिन बिना प्रैक्टिकल के कुछ काम नहीं आने वाला है। जो पास हुए होंगे उनका जो ट्रेनिंग चलेगा वो टिल एज ऑफ 15 ईयर, मतलब 15 साल तक चलेगा। और जब 15 साल का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो वो लोग जो निकलेंगे वो फिलोसफर किंग निकलेंगे। और जो फिलोसफर किंग होंगे और जो गार्डियंस होते हैं वो फिलोसफर किंग के असिस्टेंट होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था कि जो प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन होता है 6 to 20 ईयर, उसमें जो लास्ट के 2 ईयर होते हैं ना, 2 ईयर 18 से 20 साल, उसमें जो है आप लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में पास हो गए तो आगे जाइए, अगर फेल हो गए तो सैनिक बन जाइए। और हायर एजुकेशन वाले क्या करेंगे, लेवल 1 में जाएंगे, फिर लेवल 1 का एग्ज़ाम देंगे, फिर पास होंगे तो लेवल 2 में जाएंगे, और लेवल 2 में जाने के बाद जो उसमें एग्ज़ाम में पास होंगे वो प्रैक्टिकल में जाएंगे, और जो फेल होंगे वो गार्डियंस बन जाएंगे। जो लेवल 1 में फेल होंगे वो एक्सुलरी गार्डियंस बन जाएंगे, सह संरक्षक बन जाएंगे। और जो लेवल 2 में फेल होंगे वो संरक्षक हो जाएंगे। और लेवल 2 में जो पास हो जाएंगे वो फिलोसफी में हो जाएंगे, फिलोसफी करेंगे 5 साल। उसके बाद मतलब जो गार्डियंस हो जाएंगे लेवल 2 पास करके वो 15 साल का ट्रेनिंग लेंगे और फिलोसफी किंग हो जाएंगे, फिलोसफर किंग। प्लेटो ने कहा हमने एजुकेशन दे दी, क्यों दी, जस्टिस के लिए। और जस्टिस किस लिए आया था, ट्रूथ के लिए। प्लेटो ने सोचा अगर हमने एजुकेशन दिया और इतना साल मेहनत किया, ट्रेनिंग दिया, उसके बाद अगर वो जाता है समाज में, अगर वो बिगड़ जाता है या बर्बाद हो जाता है, तो उसने इसके बाद का जो सिद्धांत दिया वो कम्युनिज्म दिया, साम्यवाद। बहुत ईजी है साम्यवाद, समझिए क्या बोलता है। इसमें कहता है कि जो गार्डियन क्लास है, संरक्षक वर्ग की बुद्धि भ्रष्ट होने से बचाने के लिए है। ये प्रोड्यूसर क्लास, उत्पादक वर्ग के लिए आवश्यक नहीं है। ये जो गार्डियन क्लास है उसके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाउस, फैमिली नहीं होगा। ये जब उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा तो उनके अंदर जो है लालच की भावना नहीं होगी। तो जो है 2 बात कहता है, वेल्थ और लस्ट, कंचन और कामिनी। कंचन मतलब होता है गोल्ड, धन, और कामिनी मतलब होता है औरत। कि व्यक्ति के जो हैं वो 2 लालच होते हैं, वेल्थ और लस्ट। कम्युनिस्ट सोसाइटी में जो है वो कहता है कि संतानें जो है वो सभी की होंगी,
लेकिन उसमें किसी को पता नहीं होगा कि उसका संतान कौन सा है। तो इससे ये होगा कि सभी लोग जो है वो सभी को प्यार करेंगे, मतलब उसको पता ही नहीं कि मेरा संतान कौन है, तो इसलिए वो सबसे प्यार करेगा, सबसे अच्छा से व्यवहार करेगा। और स्टेट जो है वो सबका ख्याल रखेगा, स्टेट सबको खाना देगा। यहाँ पे जो कम्युनिज्म है वो क्यों आया? शिक्षा जो पाए है वो बर्बाद ना हो जाए, भ्रष्ट ना हो जाए, इसके लिए आया था कि जो इसमें आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, आपकी जो बेसिक नीड है वो राज्य आपको दे देगा। प्लेटो ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। ये कहा था कि जो गवर्नमेंट शासन, उसमें जो वीमेन है, औरत हैं, वो योग्य नहीं है शासन के लिए। शासन के लिए वो वीमेन को योग्य नहीं मानता है प्लेटो जो है ह्यूमन लिबर्टी, स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। यहाँ पे जो क्लास है वो बहुत लंबी हो गई, इसकी वजह से हम इसका जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।